बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल क्रैक पीपीएससी विद उन्जा। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोगों ने पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 को डिस्कस करना है। अगर आप लोगों ने देखा हो, चैनल को विजिट किया तो हम ऑलरेडी इस एक्ट को हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और इसका मैं सेक्शन नंबर 1 से लेकर और सेक्शन नंबर 28 तक मैं इसका डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन उन वीडियोस के बाद मेरे पास इतनी ज़्यादा डिमांड, इतने सारे कमेंट्स आए हैं कि काइंडली इसको एक्ट को कंप्लीट करवा दें, हमें बाकी सेक्शंस भी चाहिए। तो आप लोगों का शुक्रिया, एक तो कंटेंट को पसंद करने के लिए, और आप लोगों की ही रिक्वेस्ट से मजबूर होकर फाइनली मैं वीडियोस आगे मैंने जो है वो सोचा है कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह हम। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ये जो है इसकी वीडियोस आना स्टार्ट होंगी अब। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था सेक्शन 1 से 28 तक। पहले हम इसका छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। वजह यह है कि ज़रा ना आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे मेरे साथ, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा हुआ था। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि इसका टाइटल क्या होगा, एक्सटेंट क्या होगा, कमेंसमेंट क्या होगी, हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। और इसकी कमेंसमेंट डेट हमने देखी थी और ये भी देखा था ये 23 सितंबर से कमेंसमेंट डेट थी। ये भी देखा था कि ये 1887 का 16वां एक्ट है, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में हमारे पास सेक्शन 4 तक था, यानी कि डेफिनेशन थी। चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। उसके बाद डेफिनेशंस के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट था सेक्शन नंबर 5, वो हमारा चैप्टर 2 से था। चैप्टर 2 में हमने जो चैप्टर 2 जितना भी हमने डील किया वो सारे का सारा राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी से डील किया था। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का मतलब है कि जो टेनेंट है उसको ऑक्यूपेंसी का, किसी जगह को ऑक्यूपाई करने का राइट कब मिलेगा। इसमें हमने सेक्शन नंबर 5 में देखे थे वो सबसेक्शंस ABCD, जिसमें हमने देखा था कि किस किस को ऑक्यूपेंसी का जो राइट है वो मिल सकता है। सही है। ये हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो सारे का सारा किससे डील करता है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी से डील करता है। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट देखा था चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने किसकी बात की थी, रेंट की बात की थी। और रेंट में हमने ये देखा था कि जो दो पार्टीज थी हमारे पास, एक लैंडलॉर्ड था हमारे पास और एक टेनेंट था। रेंट को लेके दोनों के क्या क्या हकूक हैं और दोनों के क्या क्या फ़राइज़ हैं, ठीक है। वो मैंने आपको अलग से अपने पेज से पे लिख कर और आप लोगों को वो समझा दिया था। चैप्टर 3 में हमने रेंट को डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इसी का चैप्टर 3 का रेंट को डिस्कस करने के बाद अगला हमारे पास जो पार्ट आया था वो हमने देखा था कि प्रोड्यूस रेंट का। प्रोड्यूस रेंट में हमने क्या बात की थी कि रेंट जो है वो प्रोड्यूस की शक्ल में भी आप दे सकते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि ये मेरी फसलें हैं, इसका जो हिस्सा आएगा इतने % जो है ना, लैंडलॉर्ड से कहते हैं मैं किराया देने के बजाय कैश में आपको प्रोड्यूस रेंट दे दूंगा, ठीक है। उसमें फिर हमने देखा था कि जब वो काश्त फसलों को काटेगा, ठीक है, तो फिर उस वक्त पे लैंडलॉर्ड को होना ज़रूरी है डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। अगर वो नहीं करेगा, उसको नहीं बुलाएगा और अपनी फसल का कुछ हिस्सा छुपा के रख लेगा, ठीक है, और लैंडलॉर्ड को ये शो करवाएगा कि फसल तो बस इतनी हुई थी, तो ये समझा जाएगा कि उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। ये सारा मैंने डिस्कस करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था प्रोड्यूस रेंट, ये भी चैप्टर नंबर 3 का B पार्ट था। उसके बाद आ गए थे हम कैश रेंट पे कि रेंट कैश की शक्ल में भी आप दे सकते हैं, वो हमने देखा था। और कैश रेंट के अंदर फिर हमने ये देखा था कि जो रेंट है उसकी इन्हांसमेंट रेंट, कैश रेंट को कब बढ़ाया जा सकता है और कैश रेंट को कब कम किया जा सकता है। वो इन्हांसमेंट और रिडक्शन दोनों हमने देखी थी, ठीक है। ये हमारे पास C पार्ट था चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें हमने देख ली थी कि जो कैश रेंट होगा उसकी इन्हांसमेंट उसको ज़्यादा कब किया जाएगा, उसे कम कब किया जाएगा। इन्हांसमेंट और रिडक्शन दोनों देख ली थी हमने उसकी, ठीक है। और इसका जो हमारे पास D पार्ट था उसमें हमने जो है वो इसकी एडजस्टमेंट देखी थी कि जो आपका रेंट है उसको आप एडजस्ट कैसे कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब लैंड रेवेन्यू बढ़ेगा तो आपका रेंट भी बढ़ेगा, लैंड रेवेन्यू कम हो जाता है तो रेंट भी आपका कम हो जाता है। इसमें हमने कुछ वो भी देखी थी, कुदरती आफात आ जाती हैं और लैंड रेवेन्यू कम हो रहा है तो फिर आपका जो रेंट था वो भी कम हो जाता था, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। ये उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 28, जो लास्ट सेक्शन था जो हमने पढ़ा है, उसमें हमने देखा था कि ऑल्ट्रेशन ऑफ रेंट, कि रेंट कब ऑल्टर होता है, जब उसका एरिया चेंज हो जाता है। ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया होने से ऑल्ट्रेशन ऑफ रेंट हो जाता है। ये डिटेल में मैं आपको अपने टेनेंसी एक्ट के लास्ट वीडियो में यहाँ तक क्लियर करवा चुकी थी, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोगों ने स्टार्ट करना है सेक्शन नंबर 29 से, ठीक है। सेक्शन नंबर 29 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 29 को पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। और सेक्शन नंबर 29 कहता है कि रिमिशन ऑफ रेंट, रेंट की माफ़ी, रिमिशन होना बाय द कोर्ट, अदालत की तरफ से, डिक्रीइंग एरियर्स, ठीक है, कि जो आपके रेंट के एरियर्स रह गए थे अदालत जो है वो उनको रिमिशन कर सकती है। रीड कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि कब कब कर सकती है। Notwithstanding anything in the foregoing sections of this chapter, if it appears to a court making a decree for an arrear of rent, if it appears to a court, अगर एक अदालत को लगता है making a decree, जो डिक्री जारी कर रहा था किसके लिए, for an arrear of rent के लिए, कि the area of tenancy
हैज़ बीन सो डिमिनिश, टेनेंसी का जो एरिया था, ठीक है, वो इतना डिमिनिश हो गया, किस वजह से? बाय डिलूवियन, मतलब सैलाब की वजह से, या अदरवाइज, या और किसी वजह से, या फिर और डैट द प्रोड्यूस देयर ऑफ हैज़ बीन डिमिनिश्ड। एक तो क्या है, एरिया नंबर 1 पे है जो आपका कम हो गया आपकी टेनेंसी का सैलाबी सूरत हाल की वजह से, या दरिया पानी की उसकी वजह से सबमर्ज हो गया, या दूसरी सूरत क्या है, आपका ये प्रोड्यूस आपकी जो है वो आपकी कम हो गई हैं, डिमिनिश हो गई। किस वजह से? कोई भी मतलब कुदरती आफत आ गई हो, ड्राफ्ट हो गया हो, हेल हो गया हो, डिपॉजिट ऑफ स्टैंड हो गया, कोई भी और कैलेमिटी। इस वजह से अगर इन 2 वजूहात में से किसी भी वजह से अगर अदालत को लगता है कि आपकी जो ज़मीन है या आपका जो वो थी प्रोड्यूस थी वो कम हो गई है, तो फिर और आप अदालत को ये लग रहा है कि डैट द फुल अमाउंट ऑफ रेंट पेबल बाय द टेनेंट कैन नॉट बी इक्विटेबली डिक्रीड, कि ये उस टेनेंट के साथ अनजस्टिफाइड होगा, ठीक है, अनफेयर होगा कि अगर उसको अभी भी हम कहें कि पूरे का पूरा आप क्या करो, रेंट दो, ठीक है। तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट में विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ कलेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कलेक्टर की सैंक्शन जरूरी है, ठीक है। अगर कलेक्टर ने पीछे से आपको सैंक्शन दी हुई है तो कोर्ट में अलाउ सच रिमिशन, कोर्ट अलाउ कर सकती है रिमिशन फ्रॉम द रेंट जो टेनेंट ने पे करना था, ठीक है। तो कोर्ट क्या कर सकती है? अलाउ कर सकती है। इसमें हमने 2 चीज़ें देखी, किस पे हो सकता है, एक तो ये कि टेनेंसी का जो एरिया है वो डिमिनिश हुआ हो, ठीक है। सेकंड ये कि जो आपकी प्रोड्यूस है वो डिमिनिश हुई हो, और उसमें कंडीशन क्या है कि ऑलरेडी जो आपके पास कलेक्टर है उसने सैंक्शन दी हुई हो। तो फिर आपको जो आपका एरियर्स ऑफ रेंट पेबल थे ना, ठीक है, टेनेंट के, उस पर रिमिशन अदालत दे सकती है। समझ आ गई सेक्शन नंबर 29 की। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 30 पर। सेक्शन 30 क्या कहता है? तवज्जो से समझने वाला सेक्शन है। सेक्शन 30 कहता है कि रिमिशन एंड सस्पेंशन, रिमिशन यानी कि रिमिट भी कर सकती है अदालत या फिर सस्पेंड भी कर सकती है रेंट को, कॉन्सिक्वेंट ऑन लाइक ट्रीटमेंट ऑफ दी लैंड रेवेन्यू, यानी कि जो रेंट है उसकी रिमिशन या उसकी सस्पेंशन, उसको माफ़ करना या उसको वक्ती तौर पे सस्पेंड करना, ये अदालत किस चीज़ से जोड़ सकती है? लैंड रेवेन्यू से भी जोड़ सकती है। यानी कि अगर कोई ज़मीन है उसका लैंड रेवेन्यू कुछ वक्त के लिए रेमिट हो गया या सस्पेंड हो गया, तो उस ज़मीन का जो किराया होगा ना, रेंट होगा, वो भी ऑटोमेटिकली रेमिट हो जाएगा या सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, लाइक ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा किसका? आपके रेंट का, किससे? आपके लैंड रेवेन्यू से, ठीक है। आपके रेंट का आपके लैंड रेवेन्यू से क्या होगा? लाइक ट्रीटमेंट होगा, सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा। समझ आ गई ये बात की? अब इसको रीड भी कर लेते हैं। उसने कहा कि वेन एवर द पेमेंट ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लैंड इज रिमिटेड, लैंड रेवेन्यू की बात हो रही है यहाँ पे, ये हमें यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर किसी ज़मीन की पूरी या उस ज़मीन के कुछ हिस्से का जो लैंड रेवेन्यू है जो देना था, पेबल था, वो रेमिट हो गया है या वो सस्पेंडेड हो गया है, ठीक है, तो फिर एक रेवेन्यू ऑफिसर में, यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है ये रेवेन्यू ऑफिसर, तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या कर सकता है? कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन जो रेंट था उस ज़मीन का, टेनेंट को भी वो नोटिफाई करके उस रेंट को भी वो क्या कर सकता है? रेमिट कर सकता है या फिर सस्पेंड कर सकता है। शर्त क्या है? इफ़ द रेंट बी पेएबल इन कैश, अगर तो उस टेनेंट ने कैश के तौर पे रेंट देना था, और बी रेंट पेबल इन काइंड ऑफ विच द अमाउंट इज फिक्स्ड, या फिर उस सूरत में जो उसके ऊपर क्या थी? अमाउंट फिक्स की गई थी, मतलब कि आपने इतना रेंट देना है। इन 2 सूरतों में, फिक्स्ड अमाउंट की सूरत में, एक तो मैं ग्रीन से यहाँ लिख देती हूँ, फिक्स्ड अमाउंट की सूरत में अगर आपने अपना रेंट देना था, या फिर आपने कैश की सूरत में देना था, इन 2 सूरतों के अंदर अगर तो लैंड रेवेन्यू रेमिट या सस्पेंड हो रहा है, तो रेवेन्यू ऑफिसर में, ज़रूरी नहीं है मे का वर्ड आया, रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो रेंट को भी क्या कर सकता है? रेमिट भी कर सकता है या सस्पेंड भी कर सकता है। समझ आ गई? यहाँ आगे उसने सारी यही वाली बात की है, लेकिन अब इसमें उसने एक क्या किया है? प्रोवाइजो अटैच कर दी है। वो क्या है? हम इसको पढ़ लेते हैं। उसने कहा कि प्रोवाइडेड डैट, शर्त यह है कि प्रोवाइडेड डैट इन द केस ऑफ एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट, प्रोवाइजो में वो किसका जिक्र कर रहा है? ऑक्यूपेंसी टेनेंट का। ऑक्यूपेंसी टेनेंट कौन है? अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया, जो सेक्शन 5 में हमने पहले पढ़ा था कि एक टेनेंट के पास ऑक्यूपेंसी राइट कब आ जाता है। वो कुछ हमने शर्तें पढ़ी थी कि उसका मेल 2 जनरेशन गुजरना ज़रूरी है वगैरह वगैरह। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं सुना तो उस लेक्चर को सुन लें।
तो जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट अगर है उस सूरत में उसने हमें बताया कि आपको फिर रेवेन्यू ऑफिसर की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, उसके नोटिस की ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर हमने कहा ना कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो चाहे तो लैंड रेवेन्यू अगर रेमिट या सस्पेंड हो रहा है तो रेंट को भी रेमिट या सस्पेंड कर दे। लेकिन अगर आप ऑक्यूपेंसी टेनेंट हैं फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है किसकी, कि वो आप वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है ना उसके ऑर्डर की, रिटर्न ऑर्डर की, सिवाय इस सूरत में। अब उसने यहाँ पे शर्त बता दी है, एक्सेप्शन ये डाल दी है, मैं यहाँ पे रीड कर देती हूँ पूरा। प्रोवाइडेड एट इन द केस ऑफ एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट हुज रेंट इज ऑफ द नेचर हेयर इन बिफोर इन द सबसेक्शन डिस्क्राइब्ड, तो जो रिमिशन है या फिर सस्पेंशन है लैंड रेवेन्यू की पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड शेल इन द, अभी इन द एब्सेंस को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ, इसको भी हम छोड़ देते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ रिटर्न ऑर्डर बाय रेवेन्यू ऑफिसर, to the contrary with it a proportionate remission suspension as the case may be fit office rent। मैं बताती हूँ उसने क्या कहा है। वो कह रहा है कि अगर तो आप उस यहाँ पे उसने कहा कि अगर आप ऑक्यूपेंसी टेनेंट है, ऑक्यूपेंसी टेनेंट कौन से, जो सेक्शन नंबर 5 में बताए हुए हैं, तो आपको रेवेन्यू ऑफिसर के उसकी ज़रूरत नहीं है कि वो आपको नोटिस दे, वो आपको नोटिफिकेशन जारी करेगा तभी आपका रेंट जो है ना रेमिट या सस्पेंड होगा। नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ये एज है किस बात का, क्योंकि आप ऑक्यूपेंसी टेनेंट है। हाँ, रेवेन्यू अगर यहाँ पे उसने एक एक्सेप्शन डाल दी है और उसमें उसने क्या लिखा है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो आप के रिटर्न ऑर्डर का भी इशू कर सकता है फॉर नोट अप्लाई रिमिशन ऑटोमेटिकली। यानी कि यहाँ पे वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो ओवरराइड कर सकता है आपकी जो ऑटोमेटिक रिमिशन है इसको, ठीक है, ओवरराइड कर सकता है। आगे चलते हैं। उसके बाद उसने कहा है कि when the payment of the rent of any kind has been suspended under this clause it shall remain, when the payment of rent of any kind has been suspended under this clause it shall remain under suspension जब तक कलेक्टर ऑर्डर until collector order the revenue of that land to be realized। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि जो आपका रेंट है वो क्या हो गया था, सस्पेंड हो गया था, रेमिट हो गया था। उसने कहा वो पेमेंट आपकी सस्पेंडेड या रेमिट ही रहेगी कब तक, जब तक कलेक्टर दोबारा से ऑर्डर नहीं दे देता उसको रिलीज करने का, तब तक वो क्या रहेगी आपकी सस्पेंडेड ही रहेगी। उस जब तक कलेक्टर का ऑर्डर नहीं आता कुछ वक्त के बाद कि इस पेमेंट को रिलीज, ये ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो रहा है या इसको रिलीज करना है। उसके बाद आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में उसने क्या कहा, एन ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन 1, जो ऊपर ऑर्डर पास हुआ ना, शैल नॉट बी लायबल टू बी कंटेस्टेड बाय सूट इन एनी कोर्ट। इसको आप किसी भी अदालत में जाके सूट नहीं कर सकते, सू नहीं कर सकते इसके ऊपर, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। जो ऊपर सबसेक्शन 1 में आपको रिमिशन या फिर सस्पेंशन मिली है ना, ठीक है, तो लैंडलॉर्ड जाके उसके खिलाफ अदालत में सू नहीं कर सकता। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 3 ने कहा अ सूट शैल नॉट लाई फॉर द रिकवरी ऑफ एनी रेंट ऑफ विच द पेमेंट हैज बीन रिमिटेड और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ एनी रेंट ऑफ विच द पेमेंट हैज बीन जो है ना सस्पेंडेड। इसमें उसने आपको क्या कहा कि जो लैंडलॉर्ड है वो, एक तो हमने पढ़ा कि ऊपर जो सबसेक्शन 1 है उसके खिलाफ सूट नहीं कर सकता। दूसरा, लैंडलॉर्ड ये जो अपनी जो रिमिटेड रेंट है उसको रिकवर करने के लिए भी, एक तो रिमिटेड रेंट को रिकवर करने के लिए भी सूट नहीं कर सकता। दूसरा, वो जो जितने ड्यूरेशन के लिए फ़र्ज़ करें ना, अब सैलाब आ गया कहीं पे तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि ना आपने इतने अरसे के लिए, फ़र्ज़ करें 3 महीने के लिए इस टेनेंट से रेंट नहीं लेना। क्यों? क्योंकि इसकी फसलें पहले ही तबाह हो गई हैं, इसका बुरा हाल हो गया, ठीक है, अभी ये इस पोजीशन में नहीं है, तो इसका जो वो रेंट है ना रेमिट कर दिया गया। अब इस 3 महीने के इस ड्यूरेशन के खिलाफ जाके लैंडलॉर्ड अदालत में नहीं सू कर सकता, मुकदमा नहीं कर सकता कोर्ट में कि इसने मुझे इन 3 महीने का रेंट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो 3 महीने तो उसको रिमिशन मिली थी ना या सस्पेंशन मिली थी, वो आपको क्यों देगा, तो इसके खिलाफ आप नहीं कर सकते। सही है। उसके बाद है सबसेक्शन 4 ने क्या कहा है, ये पढ़ लेते हैं। सबसेक्शन 4 कह रहा है वेयर द पेमेंट ऑफ रेंट हैज़ बीन सस्पेंडेड, जब पेमेंट ऑफ रेंट आपकी सस्पेंड हो गई है तो वो जो पीरियड होता है सस्पेंडेड पीरियड, कौन सा पीरियड, जो मैंने जैसे भी यहाँ पे आपको बताया कि 3 महीने के लिए गवर्नमेंट ने कहा या 6 महीने के लिए कह दिया गया अदालत की तरफ से कि आपने इनसे पेमेंट नहीं लेनी, तो वो जो पीरियड है ना, वो दैट पीरियड ड्यूरिंग विच the suspension has continued shall be excluded in the computation of the period of limitation। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप समझ लें तवज्जो से। देखें, एक ज़मीन थी ना, ठीक है, एक टेनेंट ने कोई, ये एक ज़मीन थी, इसको रेंट पे लिया 5 साल के लिए, ठीक है। अब पहले साल का तो पूरा किराया सही से गया, 1 ईयर गुजर गया, ठीक है, अब सेकेंड ईयर भी गुजर गया। अब थर्ड ईयर जो है ना, थर्ड ईयर की जनवरी में जो है ना वो सैलाब आ गया, सही है। और वो जो बंदा था ना, वो जो टेनेंट था जिसने किराया देना था, उसे रिमिशन मिल गई है जनवरी से लेकर जून तक के लिए, ठीक है, यानी कि 6 महीने की उसको क्या मिली हुई है, रिमिशन मिली हुई है।
6 मंथ के लिए रिमिशन मिल गई। अब वो जो 5 साल इसकी टेनेंसी के थे, ये 6 महीने उसमें से एक्सक्लूड नहीं होंगे। ये नहीं हम कहेंगे कि ये 6 महीने गुजर के अच्छा वो अगले 6 महीने का रेंट दे, ठीक है, ये 6 महीने तो गुजर गए जनवरी से जून तक, उसके बाद जुलाई से लेकर और दिसंबर तक, ठीक है, 6 महीने बने ना। अब 2 साल यहाँ गुजर गए थे। अब ये जब 6 महीने 6 और 6 12, तीसरा साल ये पूरे 3 साल काउंट नहीं होंगे, ये 2, ठीक है, ये मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये 2 साल और ये सिर्फ ये 6 महीने काउंट होंगे। ये वाला जो पीरियड होता है ना जिसमें आपको रिमिशन या सस्पेंशन मिली होती है, वो एक्सक्लूड रहता है टोटल टाइम पीरियड से, वो शामिल नहीं करते। तो इसका मतलब है टेनेंट का अभी कितना टाइम गुजरा होगा 5 साल में से, ये 2 साल और ये 6 महीने, यानी कि 2.5 साल गुजरे अभी उसका। समझ आ गई ये बात की? अब मैं सारे को रेस कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। जो उसने सबसेक्शन नंबर 4 में बात की है कि जो आपका ड्यूरेशन है वो एक्सक्लूड रहता है, वो उसमें शामिल आपके टोटल टाइम पीरियड में शामिल नहीं होता है, सही है। उसके बाद हमारे पास आता है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि अगर इफ़ द लैंडलॉर्ड कलेक्ट्स फ्रॉम अ टेनेंट एनी रेंट, अब लैंडलॉर्ड ने टेनेंट से कोई रेंट कलेक्ट किया और विच द पेमेंट हैज़ बिन रिमिटेड, यानी कि 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए जब टेनेंट को माफ़ी मिल गई है कोर्ट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कि अभी इसने ना रेंट देना है, ना इसने लैंड रेवेन्यू, अगर की सूरत है तो लैंड रेवेन्यू नहीं देना, हम तो खैर रेंट पढ़ रहे हैं तो इसने रेंट नहीं देना। लैंडलॉर्ड ने फिर भी उस शख्स से, उस टेनेंट से डरा धमका के उससे रेंट ले लिया है। गलत किया ना उसने, क्योंकि उस शख्स टेनेंट को तो माफ़ी थी, लैंडलॉर्ड ने फिर भी उससे ले लिया, तो क्या होगा? रेवेन्यू ऑफिसर मे रिकवर फ्रॉम द लैंडलॉर्ड द अमाउंट और द वैल्यू ऑफ रेंट सो कलेक्टेड, ठीक है। तो रेवेन्यू ऑफिसर उससे वो अमाउंट या उस रेंट की वो वैल्यू क्या करेगा? रिकवर करेगा। किससे? लैंडलॉर्ड से, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने ले ली थी ना, ठीक है। उसके अलावा एंड मे, ज़रूरी नहीं है लेकिन मे हो सकता है, एंड मे ऑल्सो रिकवर बाय वे ऑफ पेनल्टी, उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करके भी वो अमाउंट, मतलब जुर्माना भी वो उसके ऊपर आयद कर सकता है, उसके उन पैसों पर जो उसने लैंडलॉर्ड ने टेनेंट से लिया था, उसके ऊपर वो जुर्माना भी आयद कर सकता है। और क्या कर सकता है ये देखें, एंड में चौथी चीज़, रिफंड टू द टेनेंट, वो पैसे जो हैं वो टेनेंट को रिफंड भी कर सकता है। कौन कर सकता है जनाब? ये सारे काम कर सकते हैं हमारे रेवेन्यू ऑफिसर। समझ आ गई? तो सबसेक्शन 5 में उसने आपको क्या बताया कि अगर लैंडलॉर्ड ने पैसे ज़बरदस्ती ले भी लिया टेनेंट से तो रेवेन्यू ऑफिसर अभी जिंदा है, ऊपर निगरानी पर है, ठीक है। वो ऐसे टेनेंट को बेसहारा नहीं छोड़ेगा और वो लैंडलॉर्ड के पास जाएगा, उससे पैसे वापस लेगा और चाहेगा तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगा सकता है और वो पैसे जो है वो टेनेंट को रिफंड भी कर सकता है। समझ आ गई? उसके बाद हम आ जाते हैं सबसेक्शन 6 पर। सबसेक्शन 6 जो है वो हमें क्या कहता है? उसने कहा कि प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, सबसेक्शन 6 कह रहा है प्रोविजन दिस सेक्शन रिलेटिंग टू द रिमिशन एंड सस्पेंशन, इस सेक्शन की जो प्रोविजन है जो सस्पेंशन और रिमिशन से रिलेटेड है रेंट की पेमेंट की, ये मे बी अप्लाइड, ये किसके ऊपर अप्लाई होंगी? टू द लैंड ऑफ विच द लैंड रेवेन्यू हैज़ बिन रिलीज्ड, ये ऐसी ज़मीन पर अप्लाई होंगी जिसका लैंड रेवेन्यू रिलीज़ हो गया हो, ठीक है। या फिर लैंड रेवेन्यू रिलीज़ होने का क्या मतलब है? यहाँ पे रिलीज़ होने का मतलब होता है लैंड रेवेन्यू जिसका एग्जैम्प्ट कर दिया गया हो। देखो ना, अब आप कॉमन सेंस की बात है, एक ज़मीन जिसका सैलाब आया, फ़र्ज़ करें एक ज़मीन है, ये ए है एक ज़मीन, ठीक है, इसका ना इतने पोर्शन के ऊपर सैलाब आ गया, इसका लैंड रेवेन्यू फिर भी गवर्नमेंट ने माफ़ नहीं किया क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि इसको कोई नुकसान ही नहीं हुआ इस ज़मीन को, इतनी जगह को। तो जब लैंड रेवेन्यू जो है वो माफ़ नहीं हुआ तो आप खुद बताएं क्या टेनेंट वो रेंट माफ़ हो जाएगा? ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। रेंट तो डायरेक्टली लिंक करता है लैंड रेवेन्यू के साथ, अगर आपका लैंड रेवेन्यू ही माफ़ नहीं हुआ तो रेंट कैसे माफ़ हो सकता है? तो यहाँ पे वो यही बात आपको समझाना चाह रहा है प्रोवाइजो में कि ऊपर जितनी भी बातें की हैं ना आपने रिमिशन और सस्पेंशन की, वो किस ज़मीन के ऊपर अप्लाई होती हैं? वो सिर्फ उस ज़मीन के ऊपर अप्लाई होती हैं जिसका लैंड रेवेन्यू या तो रिलीज़ हो गया हो, रिलीज़ का मतलब एग्जैम्प्ट हो गया हो, या जिसका लैंड रेवेन्यू कंपाउंडेड हो। कंपाउंडेड का मतलब है कि जिसकी आपने एक फिक्स्ड अमाउंट सेटल फॉर फिक्स्ड अमाउंट, या फिर जिसका लैंड रेवेन्यू रिडीम्ड हो गया हो, ठीक है। रिडीम का मतलब क्या है? पेड ऑफ हो गया हो। तो फिर रिडीम किसको बोलते हैं? पेड ऑफ को। ये तीनों, अगर ऐसी ज़मीन जिसका ये 3 सीन होंगे उनके ऊपर ये रिमिशन और सस्पेंशन अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। समझ आ गई आपको इस बात की? उसके बाद आगे चलते हैं हम सबसेक्शन नंबर 7 पर। सबसेक्शन 7 हमें क्या कहता है? उसने कहा कि एनी सम ऑफ विच द रिकवरी इज ऑर्डर्ड अंडर सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 में हमने क्या पढ़ा था कि जब लैंडलॉर्ड ने ज़बरदस्ती टेनेंट से पैसे ले लिए थे, हालांकि वो ज़मीन का वो रेंट रिमिट हुआ था,
सस्पेंड हुआ था फिर भी लैंडलॉर्ड ने पैसे ले लिए थे, तो उस सूरत में रेवेन्यू ऑफिसर जाके उसके ऊपर जुर्माना भी कर सकता था, उससे वो चीज़ रिकवर भी कर सकता था, राइट। तो यहाँ पे वो पावर कलेक्टर को भी दे रहा है कि अगर कलेक्टर भी चाहे तो वो जो सबसेक्शन 5 के तहत जो हुआ है वो उस अमाउंट को या पेनल्टी को कलेक्टर भी रिकवर कर सकता है, ठीक है। और वो उन्हें क्या कहेगा कि मैं रेंट रिकवर कर रहा हूँ, एरियर ऑफ रेंट रिकवर कर रहा हूँ, नहीं। अगर रेवेन्यू ऑफिसर रिकवर कर रहा है तब तो वो है, लेकिन कलेक्टर रिकवर कर रहा है तो वो एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू का नाम देकर रिकवर करेगा। समझ आ गई? ये है सबसेक्शन 7 सॉरी। तो ये हमारे पास है सेक्शन नंबर 30। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन और बड़ी सिंपल सी बातें की हुई हैं इसके अंदर। अगर मैं वैसे आपको सम अप करके बताना चाहूँ, सेक्शन नंबर 30 के अंदर हमने क्या क्या बातें की है। हमने सबसे पहले ये कहा कि जो भी ज़मीन है ना उसका जो रेंट है वो लिंक किसके साथ करेगा, वो लैंड रेवेन्यू के साथ लिंक करेगा, ठीक है। अगर आपका लैंड रेवेन्यू रिमिट हुआ है या सस्पेंड हुआ है तो फिर आपका जो रेंट होगा वो भी रिमिट हो जाएगा या सस्पेंड हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा लेकिन कंडीशन, अगर तो वो ज़मीन वो टेनेंसी जो है वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है किसी टेनेंट के पास तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर के नोटिस की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं है तो रेवेन्यू ऑफिसर नोटिफाई करके बताएगा कि टेनेंट को कि सर आपका ये रेंट जो है इतने अरसे के लिए रेमिट हो गया। समझ आ गई बात की? ये हमने इसके अंदर पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा है कि जो हमारे पास सस्पेंड, ये जो ऊपर एक्शन लिया गया होगा कि रेंट रेमिट हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, इसके खिलाफ कोई भी लैंडलॉर्ड होकर सू नहीं कर सकता, ठीक है। और रेंट आप नहीं वसूल कर सकते उस दौरान जितना अदालत ने कहा है इस अरसे के लिए इस बंदे को छूट है। उसके बाद हमने ये बात की है कि वो जो टाइम पीरियड होगा जितने अरसे के लिए वो रेंट आपको छूट दे दी गई है कि आप नहीं देना आपने, ठीक है, वो टाइम पीरियड आपकी टोटल जो आपकी टेनेंसी में आपने टाइम पीरियड आपने एग्रीमेंट में लिखा होगा कि टेनेंसी 5 साल के लिए आपको मिल रही है या 2 महीने के लिए, 6 साल के लिए, वो उसमें शामिल नहीं होगी, उससे एक्सक्लूड रहेगी। और अगर फिर भी उसके बाद हमने पढ़ा लैंडलॉर्ड ज़बरदस्ती अगर टेनेंट से पैसे लेता है तो फिर वो रेवेन्यू ऑफिसर जाके उसे उसके ऊपर इम्पोज करेगा फाइन और उसे वो कलेक्ट करेगा और वो टेनेंट को क्या कर देगा, रिफंड कर देगा। उसके बाद हमने ये बात पढ़ी कि जो हमारे पास कलेक्टर है जनाब वो भी ये जो सबसेक्शन 5 के तहत ले सकते हैं। जो हमारे पास ये था लैंडलॉर्ड ने पैसे लिए थे टेनेंट से, ठीक है, वो उससे रिकवर करवा सकता है लैंडलॉर्ड से, लेकिन एज अ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू करवा सकता है, सही है। और हमने आखिरी बात ये पढ़ी थी कि जो सस्पेंशन या रिमिशन होगी वो ऐसी ज़मीन पर होगी जो ज़मीन जो है ना, मतलब जिसका लैंड रेवेन्यू या तो एग्जाम्प्ट हो गया हो या फिर हमने जिसका लैंड रेवेन्यू रिलीज हो गया हो या कंपाउंड हो गया हो या रिडीम्ड हो गया हो, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 31 पर। सेक्शन नंबर 31 क्या कह रहा है, बहुत इजी सा है, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। पावर टू डिपॉजिट द रेंट इन सर्टेन केसेस विद रेवेन्यू ऑफिसर, के ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें टेनेंट जो है वो जो अपना किराया है वो रेवेन्यू ऑफिसर को दे रहा है। हालांकि टेनेंट को तो जिम्मेदारी क्या है कि टेनेंट ने अपना किराया किसको देना है, टेनेंट ने अपना किराया देना होता है लैंडलॉर्ड को, राइट, उसने लैंडलॉर्ड को अपना किराया देना होता है। तो वो लैंडलॉर्ड के बजाय टेनेंट अपना किराया रेवेन्यू ऑफिसर को क्यों दे रहा है? तो वो कुछ कंडीशन है जिनमें टेनेंट अपना किराया लैंडलॉर्ड को भी दे सकता है, वो कंडीशन हम पढ़ लेते हैं। उसने कहा रेवेन्यू ऑफिसर को वो देगा कब, when a landlord refuses to receive or grant a receipt, जब लैंडलॉर्ड ने रिफ्यूज़ इनकार कर दिया रिसीव लेने से, किराया लेने से अगर वो इनकार कर देगा, या फिर ग्रांट अ रिसीट, किराया लेने के बाद उसको रिसीट देने से इनकार कर देगा, तो फिर एनी रेंट पेबल इन मनी, तो पैसे की शक्ल में आप जो भी रेंट दे रहे थे, ठीक है, तो फिर वो आप क्या करोगे, किसको दोगे, रेवेन्यू ऑफिसर को दोगे। सबसेक्शन बी में उसने कहा व्हेन अ टेनेंट इज इन डाउट, जब टेनेंट को ये डाउट है एज टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट, कि कौन है इस जमीन का असल मालिक जिसको मैंने रेंट देना है। यानी कि जब अक्सर ऐसा होता है ना, एक जमीन के मल्टीपल हकदार होते हैं, एंटाइटल्ड होते हैं ABCD, तो अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट को समझ नहीं आ रही मैं A को जाके किराया दूं, B को दूं, यानी किराए को डिवाइड करके चारों को दूं, तो ऐसी सूरत में वो जाएगा रेवेन्यू ऑफिसर के पास, उसे अपनी रीजन बताएगा, अप्लाई करेगा। देखें हम रीड कर लेते हैं। टेनेंट में अप्लाई टू अ रेवेन्यू ऑफिसर फॉर द लीव, कि मुझे लीव का मतलब है इजाजत दें, टू डिपॉजिट द रेंट इन द ऑफिस, कि मैं आपके ऑफिस में अपना रेंट जमा करवा दूं। और रेवेन्यू ऑफिसर उसकी जब एप्लीकेशन रिसीव द डिपॉजिट, वो कब डिपॉजिट रिसीव करता है, इफ आफ्टर एग्जामिनिंग द एप्लीकेंट की वो एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा और वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, ही सेटिस्फाइड दैट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड, इनफ रीजन है इसकी एप्लीकेशन की, ये बंदा बात सही कह रहा है, मुझे इसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। और अगर एप्लीकेंट ने अपनी इस एप्लीकेशन की फ़ीस दी है तो फिर जनाब रेवेन्यू ऑफिसर मान जाएंगे, ठीक है आप मेरे पास इसको अपने किराए को जमा करवा दें। समझ आ गई बात की? 2 कंडीशन है, अगर लैंडलॉर्ड किराया रेंट से इनकार कर रहा है या उसकी रिसीट नहीं दे रहा। दूसरी ये है कि अगर आपका
कंफ्यूज हैं कि असल इस ज़मीन का, इस किराए का इंटाइटल्ड पर्सन कौन है, कौन हकदार है, तब भी आप उसको रेवेन्यू ऑफिसर को दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सबसेक्शन नहीं है, सेक्शन नंबर 32 आता है। सेक्शन 32 कह रहा है कि अफेक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग द रेंट, के जो 31 के तहत आपने रेंट डिपॉजिट कराया है ना, अभी ऊपर आपने रेंट डिपॉजिट कराया, उसका अफेक्ट क्या होगा, मतलब वो क्या समझा जाएगा। तो उसने कहा है कि सबसेक्शन नंबर 1 में उसने कहा, ये 1 के अंदर उसने कहा व्हेन अ डिपॉजिट हैज़ बीन सो रिसीव्ड, जब एक रेवेन्यू ऑफिसर ने वो डिपॉजिट रिसीव कर लिया, इट शैल बी डीम टू बी अ पेमेंट, तो ऐसा समझा जाएगा कि पेमेंट हो गई है किसकी तरफ से, टेनेंट की तरफ से उसके लैंडलॉर्ड को। हालांकि उसने लैंडलॉर्ड को नहीं दी, रेवेन्यू ऑफिसर को दी है, लेकिन टेनेंट जो है वो बरी जमा हो जाएगा, वो आज़ाद हो जाएगा, उसकी तरफ से क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई इसने पेमेंट दी है, सही है, ऐसा समझा जाएगा कि इसने लैंडलॉर्ड को ही पेमेंट दी है। अब रेवेन्यू ऑफिसर जाने और लैंडलॉर्ड जाने। सबसेक्शन 2 में उसने क्या कहा, उसने कहा कि जब रेवेन्यू ऑफिसर को रिसीव हो जाएगी ना पेमेंट, वो फिर नोटिस भेजेगा किसको, ज़ाहिर है जिसकी वो ज़मीन थी, उन सब को जो भी इंटाइटल थे उस ज़मीन के हकदार, वो उन सबको नोटिस भेजेगा और उनको बताएगा नोटिस में इस तरह तुम्हारी ज़मीन का मेरे पास किराया हुआ है, आके ले लो। ठीक है, फिर जो भी शख्स उसके सामने अपेयर होगा, एनी पर्सन अपेयरिंग टू हिम, ठीक है, तो जाहिर है फिर रेवेन्यू ऑफिसर उसको उसका किराया दे देगा, या फिर अगर तो मतलब कोई झगड़ा वो कर रहा है, प्रिवेल कर रहा है, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर उस डिपॉजिट को रिटेन करके रख लेगा और कोर्ट के ऑर्डर आने तक। समझ आ गई। अगर कोई समझ नहीं आ रही, फलां शख्स आ रहा है वो कह रहा है कि मैं इंटाइटल दूँ, दूसरा कह रहा है मैं इंटाइटल दूँ, झगड़ा हो गया ना, तो ऐसी सूरत में रेवेन्यू ऑफिसर किसी को भी नहीं देगा और रिटेन करके रख लेगा उस किराए को जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता। ये हमारे पास सबसेक्शन 2 है इसका। सबसेक्शन 3 हमें क्या कह रहा है इसका, उसने कहा है कि सबसेक्शन 3 में बेसिकली जो गवर्नमेंट है ना, ये ऑफिशियल्स हैं, उनको उनकी सेफ्टी की गई है, उनको सेफ किया गया है, प्रोटेक्शन दी गई है उनको, यहाँ पे है मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को किस हवाले से कि इनका जो भी कार्रवाई होगी, इनका जो भी फैसला होगा, उसके खिलाफ आप अब मुकदमा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, माँ सिवाय, मैं रीड कर देती हूँ बल्कि आपको, नो सूट और अदर प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड, किसके खिलाफ, ना तो गवर्नमेंट के खिलाफ, ना ही एनी सर्वेंट ऑफ द स्टेट, ना ही किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आप कोई भी सूट कर सकते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर, जो भी रेवेन्यू ऑफिसर ने किया उसको मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, लेकिन बट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शेल प्रिवेंट एनी पर्सन, इस सबसेक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक शख्स को रोक सके, मतलब आप नहीं रोक सकते किसको, कि मैं बताती हूँ, इंटाइटल पर्सन कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द रिसिपिएंट ऑफ इनकरेक्टली पेड ऑफ। ठीक है, यानी कि अगर एक लैंडलॉर्ड था, उसको अमाउंट तो दी गई लेकिन गलत दी गई है, ठीक है, गलत अमाउंट दे दी गई है, अगर एक मेजर डिफरेंस आ रहा है अमाउंट का, तो फिर वो मुकदमा कर सकता है। जाहिर है वो उसका हक है ना, देखें हक पे रहते हुए आप मुकदमा करें तो ठीक है, बात सही है। तो ये हमारे पास था जनाब सेक्शन नंबर 32। आज हमने पढ़ा 29 से 32 तक। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जल्दी अगली वीडियो आएगी जिसमें हम लोग आगे अटैच प्रोड्यूस के साथ कैसे हम रेंट को रिकवर कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। कुछ भी ना समझ आया हो तो मुझसे कमेंट में, बल्कि आप मुझसे व्हाट्सएप की कम्युनिटी में पूछिएगा, वहाँ पे मेरे लिए आंसर करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इस तरह यहाँ पे कमेंट में मैं सही से आपको आंसर नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर SDO की आप लोग तैयारी करें फिर तो आप खास तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। कुछ भी ना समझ आए तो व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ कर दीजिएगा शेयर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।